Good morning, everyone. Welcome in previous year classes. Today, we will discuss about NDA CDS previous year questions. So, let's start. Here, we have in a pressure cooker, cooking is faster because increase in vapor pressure. प्रेशर कुकर में खाना पकाने में तेजी आती है क्योंकि वाष्प के दबाव में वृद्धि. इंक्रीज द स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट गर्मी बढ़ती है. डिक्रीज द स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट गर्मी घटती है. डिक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वंतनांक कम हो जाता है. इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट या क्वंतनांक बढ़ जाता है. अगर आप प्रेशर कुकर में खाना बनाते हो तो आपका जल्दी बन जाता है. क्यों? एक तो वो बंद रहता है. बंद रहने से क्या होता है, जो हीट प्रोड्यूस होती है यानी जो वेपर्स रिलीज होते हैं उसका प्रेशर बढ़ जाता है. प्रेशर बढ़ने से पूरी गर्मी रहती है, हीट रहती है कुकर में, जैसे खाना जल्दी पक जाता है. राइट. और एक सेफ्टी बल्ब लगा होता है जिसे आप सीटी भी कहते हो. जब उस पर प्रेशर पड़ता है तो वो विसिल करती है. सो आप वहां से आइडिया लगा लेते हो. राइट. तो हमने देखा कि उसमें क्या होता है, वेपर प्रेशर बढ़ जाता है. अब इस क्वेश्चन को हम वहां से कैसे करेक्ट करें. यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला है PV इज इक्वल टू NRT. P जो है प्रेशर एंड T इज टेम्परेचर. यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर का क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है. राइट. अगर आप प्रेशर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली प्रेशर बढ़ेगा. आप गैस तेज कर लो, कुकर रखो, गैस तेज करो, आपकी जल्दी जल्दी सीटी लगेगी, है ना. धीमी करो गैस, कम कम थोड़ा टाइम लगेगा सीटी बजने में, है ना. तो ये आप आइडिया से लगा सकते हो. सो यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज द स्पेसिफिक हीट, नहीं अपने आप थोड़ा ना हीट बढ़ जाएगी. डिक्रीज द स्पेसिफिक हीट, बिल्कुल भी नहीं. डिक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट कैसे डिक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पे तो वेपर प्रेशर में तो इंक्रीमेंट हो रहा है ना, और प्रेशर में अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर का जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है. राइट. प्रेशर और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है. तो हम यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा. सो व्हाट विल बी द आंसर हियर, ऑप्शन डी इज करेक्ट, इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट. नाउ नेक्स्ट. Evening sun is not as hot as the midday sun. What is the reason? क्या बोला है क्वेश्चन में, शाम का सूरज उतना गर्म नहीं होता जितना दोपहर का सूरज. क्या कारण है? ये चीजें सभी ने ऑब्जर्व करी है. सुबह के टाइम में और शाम के टाइम में आपको कम गर्मी लगती है. राइट. गर्मियों में हो चाहे सर्दियों में ज्यादा सर्दी लगती है और गर्मियों में कम गर्मी लगती है आपको सुबह में और शाम में. क्या रीजन है इसका? दोपहर में कहते हैं ना, दोपहर 12 बजे हुए, अब सूरज सिर पे है, अब निकलेगा धूप में, यानी इट मीन्स आपको उस टाइम पे ज्यादा गर्मी लगेगी एज कंपेयर टू मॉर्निंग और इवनिंग. ऑप्शन देख लेते हैं एक बार यहाँ पे इसके. इन द इवनिंग रेडिएशन ट्रेवल स्लोली. इसमें बोला है कि शाम को विकिरण धीरे धीरे यात्रा करते हैं. विकिरण तो जो उनकी जो स्पीड है ऑब्वियसली वो तो उसी से करेंगे. वो अपना कोई वहां पे हमने कोई कनेक्टर थोड़ा लगाया हुआ है कि इसको स्पीड को बढ़ाएंगे कम करेंगे. नेवर, नेचुरल है. इन द इवनिंग द टेम्परेचर ऑफ द सन डिक्रीजेस. वो तो ऑब्वियसली सन जितना हीट रिलीज मॉर्निंग में आफ्टरनून में कर रहा है उतना इवनिंग में और मॉर्निंग में भी करेगा. तो ये भी नहीं हो सकता. ओजोन इन एटमोस्फेयर एब्जॉर्ब्स मोर लाइट इन द इवनिंग. नेवर. ओजोन जो है वो ऑल टाइम उतनी ही एब्जॉर्ब करेगा लाइट को जितना वो मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून में दैट वो सेम होगा. In the evening, radiation travels larger distances through atmosphere. इसमें ऑप्शन में बात है. देखिए, अर्थ इज कैसी है, गोल है. अब जो सूरज है वो चारों, जो अर्थ है जब वो घूमती है तो हर उस डायरेक्शन में हमें लगता है कि सूरज क्या है, घूम रहा है. अब इवनिंग में और मॉर्निंग में क्या होगा, ऑब्वियसली यहाँ होगा. आफ्टरनून में क्या होगा, यहाँ होगा. मॉर्निंग में यहाँ होगा, इवनिंग में यहाँ होगा और मिड डे में यहां होगा. अब आप इसमें ही देख सकते हो यहाँ पे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, यानी मॉर्निंग और इवनिंग में टाइम पे जो सन और अर्थ है उसका जो डिस्टेंस होता है वो लार्ज होता है. और अगर ऐसे ही अगर मैं आपके साथ बात करूं, अगर मैं कोई एक हीट की बॉल लेके आती हूँ, वो आपके सामने रखती हूँ, आपके थोड़ा मतलब कम डिस्टेंस रखती हूँ आपसे, तो आपको गर्मी महसूस होगी. लेकिन जैसे मैं उसको आपसे दूर लेके जाती हूँ आपको कम गर्मी महसूस होगी. सेम लॉजिक इज हियर. राइट. तो वैसे ही जब सन और अर्थ का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है तो आपको कम गर्मी लगती है. सो व्हाट विल बी द आंसर हियर, इन द इवनिंग रेडिएशन ट्रेवल्स लार्जर डिस्टेंसेस थ्रू द एटमॉस्फेयर. नाउ नेक्स्ट.
If the speed of light in air is 3 into 10 की power 8 meter per second, the speed of light in glass with refractive index 1.5 would be. यहाँ पे आपको स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है, किसमें? एयर की। कितनी दी हुई है? 3 इंटू 10 की पावर 8। दिस इज स्पीड ऑफ लाइट एयर में। जब एयर में स्पीड जो लाइट प्रवेश करती है, जो उसकी जो स्पीड है दैट इज 3 इंटू 10 की पावर 8। द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 वुड बी, यानी जो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास वो कितनी होगी? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। यानी हमारे पास यहाँ पे हमें दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, कितना दिया हुआ है? RI रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हमें दिया हुआ है 1.5। हमें यहाँ नहीं पता एयर का कितना होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बताती हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर जो होता है ना वो 1 होता है, या तो ये क्वेश्चन में दिया होगा या आप इसको लर्न कर लीजिए, राइट? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इतना होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1 होता है। स्पीड ऑफ एयर जो लाइट की एयर में वो होगी वो 3 इंटू 10 की पावर 8। अब हमें जो निकालना है यहाँ पे द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, सो वी विल यूज हियर स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ यूज करेंगे हम यहाँ पे। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू n2 बाय n1 इज इक्वल्स टू v1 बाय v2। देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 इज इक्वल्स टू v1 वेलोसिटी एंड मैन, जो स्पीड ऑफ लाइट होगी इसकी दैट इज एयर में एंड ग्लास में। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है? v2 निकालना है। चलिए यूज करते हैं फॉर्मूले का, n2 बाई n1 इज इक्वल्स टू v1 बाई v2। n2 हमें जो यहाँ पे दिया हुआ है कितना है हमारे पास? 1.5। एयर का हमने निकाल ही लिया है 1, याद होना चाहिए आपको। v1 जो दिया हुआ है दिस इज 3 इंटू 10 की पावर 8। अब हमें जो चाहिए स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, हमें ये निकालना है। निकाल लो, इट्स वेरी इजी। v2 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10 की पावर 8 बाय 1.5। पॉइंट हटाओगे 0 लगेगी, 15 1s are 2s are, we will get here 2 इंटू 10 की पावर 8। देखिए ऑप्शन में है कहीं? यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके नाउ, सो नाउ नेक्स्ट। साउंड मूव्स विद वेलोसिटी विद हायर वेलोसिटी इफ, साउंड जो है वो हायर वेलोसिटी के साथ मूव करेगी अगर प्रेशर ऑफ द मीडियम इज डिक्रीज, माध्यम का दबाव कम हो जाता है। टेम्परेचर ऑफ द मीडियम इज डिक्रीज, माध्यम का तापमान कम हो जाता है। ह्यूमिडिटी ऑफ मीडियम इज डिक्रीज्ड, माध्यम की आर्द्रता कम हो जाती है। ये बोथ बी एंड सी। अब हमें यहाँ पे एक चीज पता होनी चाहिए, जो साउंड जो है, साउंड वेव्स है जो वो ट्रेवल करती है, ऑब्वियसली हमारे पास 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, थोड़ा सा इसको समझिए आप, क्योंकि अगर ये चीजें, ये बात नहीं पता होगी तो मे बी यू नहीं हो पाएगा फिर। जब साउंड वेव्स ट्रेवल करती है तो वो जो ज्यादा ट्रेवल करेगी सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, सेकेंड नंबर पे लिक्विड में, थर्ड नंबर पे गैस में। यानी सबसे फास्ट ट्रेवल करती है सॉलिड में, आफ्टर दैट लिक्विड एंड देन गैस। वैक्यूम में साउंड वेव्स ट्रेवल नहीं करती है, बी रिमेंबर। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि साउंड वेव्स जो मूव करेगी विद हायर वेलोसिटी। अब आप देखो यहाँ पे अगर हम प्रेशर को घटा दें, बिल्कुल भी नहीं, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता साउंड वेव्स पे, ठीक है। अब जो इफेक्ट पड़ेगा किसका? टेम्परेचर का और ह्यूमिडिटी का। अच्छा एक चीज है, अगर एयर बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चल रही है और एक बिल्कुल गरम गरम हवा चल रही है, एक होता है ना कि अब ह्यूमिडिटी बढ़ गई है ना, तो यानी जो वाटर वेपर की जो कंसंट्रेशन होती है वो बढ़ जाती है, राइट। अगर वाटर प्रेशर के जो वाटर वेपर का अगर बढ़ जाता है एयर में तो क्या होगा? सघन हो जाएगा, है ना, ज्यादा मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स क्लोज हो जाएंगे।
लेकिन अगर हम बात करें फिर एयर में, ठीक है, अगर एक एयर है, दो टाइप की एयर है, एक में ह्यूमिडिटी कम है और एक में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। तो जिसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा है वहाँ पर मॉलिक्यूल्स भी ज़्यादा होंगे और एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज क्लोज होंगे। तो ह्यूमिडिटी का इफेक्ट पड़ेगा ऑब्वियसली किस पर, साउंड वेव्स पर। सिमिलरली टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को घटा दें, अगर हम टेम्परेचर को घटा देते हैं, जैसे सर्दियों में ऐसा होता है, हमें लगता है ना कि ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ओस पड़ रही है ना, ये चीज़ें। तो अब हम एक तो हम एयर की बात कर रहे हैं, एक हम लिक्विड की बात कर रहे हैं। तो लिक्विड और एयर में से किस में, ऑब्वियसली लिक्विड में, यानी यहां पर दोनों चीजें इफेक्ट करेगी, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। सो डी विल बी द आंसर, बोथ बी एंड सी। नाउ नेक्स्ट, bats can know about their prey at a distance even in the night by emitting. चमगादड़ रात में भी उत्सर्जन करके अपने शिकार के बारे में दूर से ही जान सकती है। यानी चमगादड़ जो है वो एक एमिट करती है एक लाइट को, ठीक है, जिससे कि वो क्या कर सके, अपने प्रे को यानी अपने शिकार को दूर से ही जान सके कि मेरा शिकार मेरे से लगभग कितनी दूरी पर है। सो यहां पर देखो कैसे, इंफ्रारेड लाइट्स, क्या वो इंफ्रारेड लाइट्स एमिट करेगी, अल्ट्रावायलेट राइज पराबैंगनी रोशनी एमिट करेगी, केमिकल्स फ्रॉम देयर बॉडी, केमिकल्स, अल्ट्रासोनिक साउंड। सो देखते हैं कौन सा, पहले एक एक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इंफ्रारेड लाइट्स जो है बेसिकली, हम अभी जो कैमरा वगैरह में ये लाइट्स वगैरह यूज होती है आजकल मॉडर्न कैमरा में, ठीक है। अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है वो सन से प्रोड्यूस होगी ऑब्वियसली, है ना। नेक्स्ट, केमिकल्स फ्रॉम देयर बॉडी। देखिए बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपने प्रे को डिटेक्ट करने के लिए अपनी बॉडी से केमिकल रिलीज करते हैं, बट नॉट बैट, बैट नहीं करती है, राइट। नेक्स्ट, अल्ट्रासोनिक साउंड। अब इसके बारे में, अल्ट्रासोनिक साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो अबव 20,000 किलोहर्ट्ज, ये इसकी फ्रीक्वेंसी होती है अल्ट्रासोनिक साउंड की। तो जो बैट्स होती है वो यूजुअली क्या करती है, अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करती है अपने प्रे को डिटेक्ट करने के लिए, जानने के लिए कि वो कितनी दूरी पर है। क्लियर। सो यहाँ पे कुछ और भी बहुत सारे यूजेस होते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड के। अल्ट्रासोनिक साउंड से मिल्क प्यूरिफिकेशन में इसको यूज कर किया जाता है, और जो अंडर द डेप्थ सी फिशेस को, कोरल रीफ्स को हम अच्छे से डिटेक्ट कर सकते हैं कि वो कितनी दूरी पर है। तो इसके बहुत सारे यूजेस हैं। मॉडर्न टाइम में तो हम टेक्नोलॉजी का इतना यूज है कि इसको बहुत तरीकों से यूज कर सकते हैं, राइट। सो व्हाट विल बी द आंसर हियर, आंसर नंबर डी, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट। ओके नाउ, सो thank you all of you, have a nice day.